Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to complete the remaining part of the chapter 6, Changes Around Us. So students, in the previous class we studied about varieties of changes which takes place in our daily lives, and along with this we also studied varieties of changes, means varieties of types of changes like irreversible change, reversible change, physical change and chemical changes. So today, before starting again, we get to know some basic terms like what is a melting point. So how can we define a melting point? हम लोग melting point को कैसे define करेंगे? A constant temperature at which a solid starts melting. This temperature is called the melting point of that solid. तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? एक कांस्टेंट टेम्परेचर को कहते हैं, एक कांस्टेंट तापमात्रा को कहते हैं जो जहाँ पे एक सॉलिड चीज़, कोई भी सॉलिड चीज़ मेल्ट होना शुरू करती है। जैसे कि ये आइस क्यूब्स, मतलब इनका मेल्टिंग टेम्परेचर कुछ एक होगा जिसमें वो मेल्ट करना स्टार्ट किए हैं और इसी टेम्परेचर को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। So what is melting? A process in which a solid melts to become a liquid on heating is called melting. So melting कौन सी प्रोसेस है? जिस प्रोसेस में एक सॉलिड मेल्ट होता है, मतलब पिघलता है लिक्विड फॉर्म में, जब हम लोग उसको हीट देते हैं तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग. Now what is freezing? A process in which liquid changes into solid form is called freezing. तो freezing किसको बोला जाता है? जिस प्रोसेस में एक लिक्विड सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है। जैसे कि पानी को अगर हम फ्रिज में रख दें तो वो क्या होगा? आइस बन जाएगा। तो इसी में क्या हो रहा है? पानी एक लिक्विड है जो आइस एक सॉलिड है, तो लिक्विड से सॉलिड में बदल जा रहा है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग. इवापोरेशन, अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन. तो इवापोरेशन कौन सा प्रोसेस है? जहाँ पे एक लिक्विड सब्सटेंस वेपर में बदल रहा है. जैसे कि वाटर को अगर हम लोग ज़्यादा बॉयल करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा. तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है इवापोरेशन. ओके, अंडरस्टूड. Now, what is expansion? When an object is heated, it increases in size, means it expands, and this is called as expansion. For example, metals expand on heating. तो expansion का प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हीट देंगे तो तब क्या होगा? उसका साइज जो है वो बढ़ेगा, मतलब वो फैलेगा, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है एक्सपेंशन. ओके, एक्सपेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू हीट. एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? मेटल्स, कोई भी मेटल्स को हम लोग जब हीट देंगे तो वो क्या होगा? एक्सपैंड करेगा, मतलब फैलेगा. तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्सपेंशन. कॉन्ट्रैक्शन क्या है? अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स स्मॉलर इन साइज और श्रिंक्स ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. तो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस क्या है? जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा और श्रिंक्स मतलब सिकुड़ जाएगा जब हम लोग उसको ठंडा मतलब कूल करेंगे. तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपेंशन ऑकर्स ऑन हीटिंग वेयरएज कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स ऑन कूलिंग. तो एक्सपेंशन कब होता है? जब हम लोग कोई भी चीज़ को हीट देंगे. वहीं पे कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब कोई भी चीज़ को हम लोग कूल मतलब ठंडा करेंगे. ओके. एक्सपेंशन ऑन हीटिंग इज अ रिवर्सिबल चेंज. एक्सपेंशन ऑन हीटिंग क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज है जिसको हम लोग फिर से कूल करके पहले की तरह हम लोग कर सकते हैं. ओके. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. तो कुछ एप्लीकेशंस मतलब उसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हम लोग को जनरली कहाँ पे देखने को मिलता है? तो एक्सपेंशन बाय हीटिंग कैन बी यूज्ड इन सेवरल एक्टिविटीज. ओके, एवरी डे. तो एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग का जो प्रोसेस है ये हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज़ के द्वारा देख सकते हैं. जैसे कि द जैम्ड मेटल लिड ऑन अ जैम जार कैन बी ओपनड बाय हीटिंग. द जार इज इन्वर्टेड एंड जस्ट द लिड is dipped in hot water. After some time the lid can be opened easily as the lid gets slightly expanded. तो जब आप लोग कभी जैम खाए ही होंगे ऑब्वियसली, तो जैम जार में एक मेटल का कैप रहता है. तो अगर उस कैप को हम लोग पहले खोल नहीं पाते हैं जनरली हाथ से, वो लिड जो है वो खुलती नहीं है, तो तभी क्या किया जाता है? उसी को मेटल जार को उल्टा करके कोई भी हॉट वाटर में उसका जो मेटल लिड है उसको, वो जो कैप है वहाँ पे जब लगा हुआ है उसको डिप करके रखना है, डुबो के रखना है.
कुछ देर बाद जब हम लोग उसको निकालेंगे और फिर खोलने की कोशिश करेंगे वो ईजिली खुल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। जो मेटल है वो एक्सपैंड होता है और धीरे धीरे खुलने लगता है, इसी की वजह से वो जार का जो लिड है वो खुल जाता है। ओके, द सेकेंड एग्जाम्पल इज the fact that materials expand on heating is used in thermometers. In many thermometers, mercury is used. तो ये जो मटेरियल्स जो एक्सपैंड करते हैं हीट देने से, तो ये सारे कहाँ पे यूज़ होता है? थर्मोमीटर में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि थर्मोमीटर में क्या है? मर्क्यूरी है, जो कि एक मेटल है। तो वो क्या है? थर्मोमीटर के अंदर रहता है। जब भी वो हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है तो मर्क्यूरी ऊपर चला जाता है। ऐसे जो बल्ब है वो जो व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर कम्स इन कंटैक्ट विद अ हॉट ऑब्जेक्ट द मर्क्यूरी एक्सपैंड्स। जो मर्क्यूरी है वो फैलने लगता है एंड इट लेवल्स राइजेस इन द ग्लास ट्यूब, और उसका जो लेवल है वो बढ़ने लगता है। तो और क्या वो फिर वो क्या इंडिकेट करता है? टेम्परेचर। देन इट इंडिकेट्स द टेम्परेचर। तो इसी तरह से थर्मोमीटर में मर्क्यूरी एक मेटल है जो एक्सपैंड होता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सपेंशन बाय विच इट शोज and indicates the temperature. Okay, the fourth example is of contraction. So wires in the outside environment are subject to extreme weather conditions ranging from acute hot to cold temperatures. A taut wire on contraction in winters can snap. तो जो बाहर वायर्स यूज करते हैं, जो यहाँ पे वहाँ पे क्या वायर्स यूज करते हैं? ऐसा कोई वायर यूज करते हैं जो वेदर कंडीशंस में वो सरवाइव कर सके। मींस या फिर सबसे ज़्यादा हॉट हो या फिर सबसे ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर कोई भी क्यों ना हो, वहाँ पे वो अच्छी तरीके से अपना काम कर सके। वायर्स मतलब कोई भी तार। तो ये सारे वायर्स में जनरली जब कोल्ड टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। तो इसी के लिए वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? टॉट वायर। ठीक है। Now here there are some examples of expansion in solids, expansion in liquids and expansion in gases. तो solids में कैसी तरह के expansion होते हैं? जैसे कि railway tracks consist of two parallel metal rails joined together. Small gaps called expansion gaps are deliberately left between the rails as there is an expansion of the rails in hot weather. तो यहाँ पे expansion कहाँ पे होता है? रेलवे ट्रैक्स में। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे दो, आपने देखा ही है जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, दो पैरेलल रेल्स होते हैं। तो इनके बीच में एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है। स्मॉल गैप होता है जिसको बोला जाता है एक्सपेंशन गैप, ताकि वहाँ पे वो एक्सपेंशन का प्रोसेस हो सके। ठीक है। जब भी कोई हॉट वेदर होता है, आपको जनरली पता ही है कि ये सारे मेटल से बने हुए हैं जो कि आयरन के हैं। तो हॉट वेदर में क्या होता है? जनरली अगर कोई मेटल में हीट ज़्यादा पड़ेगा तो वो क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखा हुआ है ताकि अगर वो एक्सपैंड करे वो अपनी अच्छी तरीके से वो एक्सपैंड कर सके, वो गैप में एकदम जुड़ सके। तो इसीलिए पे यहाँ पे ऐसे आपको दिख रहा है देयर आर एक्सपेंशन गैप इन रेलवे ट्रैक्स। ओके, नाउ हाउ एक्सपेंशन इन लिक्विड ऑकर्स? So water expands on heating. Try this with the help of an adult. Take a glass filled with water to its brim, pour the water into the container and heat it. Do not boil. Now try to pour the water back into the same glass. The water overflows. तो यहाँ पे आप अगर कोई पानी को गर्म करते हैं और उसको कोई भी कंटेनर में डालते हैं, फिर गर्म करते हैं, बॉयल नहीं करना है, जस्ट उसको गर्म करना है। उसके बाद आप वही जो पानी है दूसरे ग्लास में या फिर किसी और ग्लास में, आप सेम ग्लास में या फिर किसी और ग्लास में फिर से डालने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो पानी है वो ओवरफ्लो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द बिकॉज वाटर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। क्योंकि अगर जब हीट दिए हम लोग वाटर को, बॉयल नहीं किए, हीट किए, याद रखिएगा आप सब लोग कि बॉयल नहीं किए, हीट किए, तो क्या हुआ? वाटर जो है वो एक्सपैंड हुआ, तो इसी वजह से वो ओवरफ्लो कर रहा है। ओके, now how expansion in gases occurs? So if you keep an inflated balloon in the sun for some time, what will happen? It will grow in size and as the air inside it expand and taking heat from the surroundings. अगर आप कोई भी बलून सन के नीचे बहुत देर तक रख देंगे या फिर कुछ देर तक ही रख देंगे, तब आप उसके थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो बलून है उसका जो साइज है वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि वो बलून क्या किया है, अपने आसपास के जो भी हीट है, सन का जो हीट है वो अपने अंदर ले लिया है।
बलून के अंदर क्या है, एयर है, तो उसके अंदर वो हीट भी ले लिया है और इसीलिए वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि जब ज़्यादा वो बढ़ने लगेगा, ज़्यादा एयर हो जाएगा, ज़्यादा हीट हो जाएगा, एक समय वो फट भी जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का ऑकर होता है। ओके, नाउ there are some examples of contraction in solids, liquids and gases. So contraction in solids, if we hold a very hot glass tumbler under cold water, it cracks. This is because the outer surface of the glass comes in direct contact with the cold water and contracts more as compared to the inner surface. अगर हम लोग बहुत गर्म एक ग्लास का टम्बलर, मीन्स एक थोड़ा सोच लीजिए आप, ग्लास मतलब कांच का जो एक ग्लास है उसको बहुत गर्म कर लिए, फिर उसको जाके कहाँ पे रख दिए, कोल्ड वाटर के नीचे रख दिए, तभी आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो ग्लास है वो टूटने लगेगा। ऐसा क्यों होगा, वो जो सॉलिड सरफेस है उसके वो क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, और जब सिकुड़ने लगेगा वो फिर टूटने लगेगा। और सिकुड़ने क्यों लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली हॉट से कोल्ड टेम्परेचर में आ रहा है, कोल्ड टेम्परेचर में आ रहा है, ठंडा टेम्परेचर में आ रहा है, और ठंडा में हम लोग को क्या पता है कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसी वजह से वो टूटने लगेगा। नाउ कॉन्ट्रैक्शन इन लिक्विड्स, वी ऑब्जर्व दैट वाटर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। कैन यू से व्हाट विल हैपन इफ द वाटर इज अलाउड टू कूल डाउन एंड देन poured back into the glass? Would it still overflow? No, this is because of contraction. तो अभी हमने क्या देखा कि वाटर जब हम लोग हीट किए तो वो क्या हुआ, अगर किसी में डाले तो वो क्या हुआ, ओवरफ्लो हुआ। लेकिन अगर ये हम लोग जो वाटर है उसको कूल डाउन मतलब कूल करके अगर पोर करेंगे तो वो क्या ओवरफ्लो होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो कंट्रैक्शन हो जा रहा है, एक्सपैंड नहीं हो रहा है, कूल कर लिए हैं, इसीलिए वो ओवरफ्लो नहीं होगा। Contraction in gases, if an inflated balloon is tied at the mouth of a bottle and the bottle is placed in an ice cold water, what will happen? The balloon will shrink in size as the air inside the balloon contracts on cooling. तो वैसे ही जब बलून को हमने सन के नीचे हीट में छोड़ा तो वो एक्सपैंड किया, तो इसी तरह से अगर कोई हम लोग बलून को एक आइस कोल्ड वाटर में डिप करके रख देंगे, मतलब कोल्ड वाटर में अगर डिप करके रख देंगे बलून को बॉटल के ऊपर ऐसे एयर भर के, तो हम लोग क्या पाएंगे कि बलून धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, उसका जो एयर है वो निकलने लगेगा, सिकुड़ जाएगा इनसाइड द बलून, जो एयर है वो सिकुड़ने लगेगा। ये क्यों होता है, कूलिंग की वजह से होता है, क्योंकि वी ऑल्सो नो दैट ऑन कूलिंग कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस। ओके, so these are the examples of expansion and contraction in our daily lives. Now in your book there are some soil digging tools were given. Okay, so you can see here the handle and the iron blade which after joints, मतलब इन दोनों को जब ज्वाइन किया जाता है तो वो कुछ इस तरह राइट साइड के जो सॉइल डिगिंग टूल्स है इस तरह के वो बन जाते हैं। तो हाउ आयरन ब्लेड इज फिक्स्ड विद अ वुडन हैंडल, तो ये जो वुडन हैंडल है कैसे यहाँ पे फिक्स होता है, तो हम लोग यहाँ पे वही पढ़ेंगे कि ये जो आयरन ब्लेड है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कैसे, ये जो इसका हैंडल है इसके तरह से यहाँ पे फिक्स कैसे हो रहा है। तो रिंग प्रेजेंट इन द आयरन ब्लेड इज मेड स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। यहाँ पे जो रिंग जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो रिंग है, यहाँ पे ये जो रिंग है इसको बहुत ही छोटा बनाया जाता है, थोड़ा छोटा बनाया जाता है इस हैंडल से। इस हैंडल का जो रेडियस या फिर डायमीटर बोल सकते हैं हम लोग उसको, रेडियस नहीं, इस हैंडल का जो साइज है इसको छोटा, इसको थोड़ा बड़ा रखा जाता है, और ये जो होल का साइज है इसको थोड़ा छोटा रखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फिक्स किया गया है, तो ये जो यहाँ पे जो होल है इसको छोटा रखा गया है, ये जो हैंडल का साइज है इसको थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। ठीक है, उसके बाद व्हेन वी वांट टू फिक्स द हैंडल आयरन रिंग इज हीटेड। तो जब हम लोग ये हैंडल को फिक्स करने की कोशिश करेंगे तब क्या करेंगे, आयरन का जो रिंग है उसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे। ठीक है, हीट देंगे उसको, फिर ऑन हीटिंग रिंग एक्सपैंड्स, तो जब हीट देंगे वो जो रिंग है वो एक्सपैंड होने लगेगा। नाउ हैंडल फिट्स इजीली इन रिंग, उसके बाद क्या होगा, वो जो हैंडल है वो इजीली रिंग में फिट करने लगेगा। ओके, व्हेन द रिंग कूल डाउन्स इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली टू द हैंडल, और जब हम लोग फिर से उसको कूल डाउन करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और जो फिर हैंडल है वो फिट होने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जो हैंडल है वो तो वुड का है, वुडन हैंडल है, और जनरली हम लोग को ये पता है कि मेटल को जब हम लोग हीट देंगे तो वो एक्सपैंड करेगा, इसीलिए वो जो सर्कल है, वो जो मेटल का जो
आयरन ब्लेड है उसको क्या करते हैं, पहले हीट देते हैं और उसका साइज़ छोटा है, अगर हम लोग हीट देंगे तो उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ेगा, तभी हम लोग जब वुडन वो हैंडल घुसाएंगे तो वो पर्टिकुलरली एकदम ग्रिप पकड़ लेगा, मतलब अच्छे से बैठ जाएगा। और उसके बाद घुसा के क्या करेंगे, कूल करने लगेंगे, मतलब कूल डाउन होने देंगे। जब हम लोग कूल डाउन करने लगेंगे तब वो क्या होगा, वो मेटल जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ने लगेगा और वो टाइटली अपने पहले पोजीशन में आ जाएगा और क्या करेगा, वो अपने जो ग्रिप है उसको टाइट करके पकड़ लेगा और वो जो हैंडल है उसको एकदम टाइटली फिट कर देगा। तो इसी तरीके से आयरन ब्लेड को फिक्स किया जाता है वुडन हैंडल के साथ बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नाउ हाउ अ मेटल रिंग इज फिक्स्ड ऑन अ वुडन हील, जस्ट लाइक द सेम प्रोसेस इन द प्रीवियस वी हैव सीन दैट, वैसे ही यहाँ पे एक मेटल रिम को वुडन व्हील से कैसे फिक्स किया जाता है। सो मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन हील। तो जो मेटल जो रिम है उसको, उसका साइज जो है उसको छोटा रखा जाता है, थोड़ा सा व्हील का जो साइज है, ठीक है, उससे छोटा रखा जाता है। On heating, rim expands and easy fit onto the wheel. Then we pour cold water over him, due to which rim contracts. Rim then fits tightly on wheel. तो पहले क्या किया जाता है, वो जो मेटल का रिम है उसको, उसका जो साइज है वुडन व्हील से छोटा रखा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा रखा जाता है। जब हम लोग हीट करेंगे वो जो मेटल रिम है क्या होगा, एक्सपैंड करने लगेगा, फैलने लगेगा, और जब हम लोग उसको फिट करने की कोशिश करेंगे वो इजीली फिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपैंड किया, थोड़ा बड़ा हो गया, फिट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें कोल्ड वाटर डालेंगे। जब कोल्ड वाटर डालेंगे तो वो जो मेटल रिम है क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ने लगेगा, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन, प्रीवियस पोजीशन में, प्रीवियस साइज में वापस आ जाएगा और अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा व्हील में। तो इसी तरीके से इन दिस प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग मेटल रिम ऑन वुडन व्हील, the process of expansion and contraction is very necessary and very important. Okay, with the help of this process this is fixes. Okay, now in your book there is activity 7. Okay, let's do this activity. So you have to take a small candle and measure its length with a scale. Okay, and now fix it at a suitable place and light it, let it burn from some time. Now blow out the candle and measure its length again. Can the change in the length of the candle be reversed? If we were to take some wax in a pan and heat it, can this change be reversed? तो आपको क्या करना है, एक कैंडल लेना है, ठीक है, पहले आप उसको बर्न करेंगे, उसको कुछ देर तक जलने देंगे, फिर उसको बुझा देंगे, ब्लो आउट करके बुझा देंगे हवा देके, तब आप उसका लेंथ मेजर करेंगे कि कितना लेंथ उसका चला गया कैंडल का। तो अगर हम लोग तब कैंडल का लेंथ मेजर करेंगे तो ऑब्वियसली वो जल गया, थोड़ा मेल्ट हो गया वैक्स, हम लोग को ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा लेंथ में कमी आएगा। तो तभी पूछ रहा है कि ये जो लेंथ है ये क्या रिवर्स हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि वो जो वैक्स है वो तो ऑलरेडी मेल्टेड आउट हो गया। और एक जो एक्टिविटी है जहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक पैन लेना है, उसमें कुछ वैक्स डाल देना है, मोम, वैक्स मीन्स मोम डाल देना है पैन के ऊपर और नीचे से हीट देना है उसको। जो पैन में जो मोम होगा पहले तो मेल्ट कर जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब हम लोग हीट देना बंद कर देंगे तो वो फिर से वो अपना सॉलिड पोजीशन में आ जाएगा। तो अभी ये पूछ रहा है कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या इसको रिवर्स किया जाता है? यस, इसको रिवर्स किया जाता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो मोम है ये जो कहीं नहीं जा रहा है, वहीं पे मेल्ट हो रहा है, वहीं पे वहाँ पे उसको सॉलिड भी किया जा रहा है। लेकिन कैंडल में जो मोम है उसको हम लोग फिर से सॉलिड नहीं कर रहे हैं, वो मेल्ट होके नीचे गिर जा रहा है, इसीलिए उसका लेंथ कम हो रहा है। तो इसी तरीके से ये एक्टिविटी में हम लोग को ये पता चलता है कि कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल है और कौन सा प्रोसेस इरिवर्सिबल है। ओके, सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर हैज एंडेड. The exercise part of this chapter we will do in the next class. Till then, do all the notes in your fair copy, learn all the notes and read the chapter carefully. Okay? तो ये चैप्टर अभी ख़त्म हो गया, इसके जो एक्सरसाइज पार्ट है हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप ये जो नोट्स हैं उनको अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे और जो नोट्स लिखाए गए उनको लर्न भी करना है और जो चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू ऑल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, अगर आपको कोई भी कहीं पे डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं. टिल देन ऑल्सो यू हैव टू डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 इन योर होमवर्क कॉपी. एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है आप उसको होमवर्क करेंगे
आप उसको कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा कि कौन सा चीज़ रिवर्स कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं. ओके, सो वी विल सून मीट with the remaining exercise part of this chapter in the next class. Thank you, students.